आज मैं एक न्यू मानवा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसकी आईएम रेटिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये एक ऑनगोइंग ड्रामा है बट ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और ये मानवा मैं किसी की रिक्वेस्ट पे बनाने एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। वो एक सब्सक्राइबर है जिसने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है कि उसे ये मानवा का एक्सप्लेनेशन चाहिए, इसलिए मैं उसकी रिक्वेस्ट में ये एक्सप्लेन वीडियो बना रही हूँ। बट जब भी मैं अपना चैनल देखती हूँ तो उसमें मुझे दिखता है कि बहुत सारे व्यूज़ होते हैं बट लाइक और सब्सक्राइब कोई नहीं करता। तो आप लोगों को करना पड़ेगा ताकि आप मुझे इनक्रेज कर पाओ, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी जल्दी लाऊं। सो आई एम योर सनशाइन एक्सप्लेनर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। जो सोच रही होती है कि अगर कोई इस जगह का ध्यान रखेगा तो वो बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी, तभी उसे कोई बुलाता है। जब वो पलट के देखती है तो वो फर्स्ट प्रिंस होते हैं। फर्स्ट प्रिंस उसे गुस्से से देख के बोलते हैं कि तुम्हें मुझे कुछ बताना है ना, जल्दी से बताओ आके। तो युआन प्रिंस की तरफ देख के बोलती है, आपको तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, आप मेरी वजह से इतने अच्छे से सोए थे। प्रिंस बोलता है कि तुम्हें एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अच्छे से याद है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो जो युआन होती है और वो कहती है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ सब कुछ याद आने में। तो प्रिंस युआन को देखने लग जाता है और युआन भी प्रिंस को देख रही होती है। और प्रिंस युआन को बोलते हैं कि ऊपर आओ। तो युआन जा रही होती है और वो सोच रही होती है कि मैं क्या करूँ। और वो कह रही होती है कि मुझे ये नहीं बताना कि मेरे पास क्या एबिलिटी है। और वो सोच रही होती है कि अगर प्रिंस को मेरी पावर के बारे में पता चल गया तो वो भी मेरे अंकल की तरह मॉन्स्टर बन जाएगा। और वो दर्द में है भी, इसलिए वो बन भी सकता है। और वो बोल रही होती है कि कैसे भी करके मुझे इस हाउस के लिए यूज़फुल बनना है और मैं ज़रूर बनूंगी। और वो दरवाज़ा पकड़ती है और बोलती है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। और वो मन में सोच रही होती है कि हमने वेडिंग नाइट को प्रूव किया है और इम्पीरियल फैमिली ने भी अप्रूव किया है। और वो ये भी सोच बोलती है कि मेरे पास हर राइट है इस पैलेस में रहने का। और वो सोचती है इसके अलावा प्रिंस भी हो सकता है जिसने मेरी बहन को मारा है। और वो बोलती है कि मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत उसे है जिसने जो क्रिमिनल है, जिसने मेरी बहन को मारा है। प्रिंस उसे देख के बोलता है कि तुमने ये क्या किया, अपना चेहरा देख के बताओ, क्या तुम्हें अब रिग्रेट हो रहा है झूठ बोलने पे। और प्रिंस बोलता है कि मेरा चेहरा देख के तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ किया होगा लास्ट नाइट। और ये बोलते वक्त प्रिंस थोड़े शर्मा भी रहे होते हैं। पर युआन तो सिर्फ प्रिंस को देखे जा रही होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या बात कर रहे हैं प्रिंस, और प्रिंस इतने में पूरे शर्म से लाल हो रहे होते हैं। तो वो इतनी शांति का प्रिंस जल्दी से बोलता है, तुमने ही तो कहा था कि तुम मुझे याद करने में मदद करोगी। तो फिर युआन को याद आता है और वो कहती है हाँ हाँ यस यस यस। और वो प्रिंस के लिए दोबारा से चाय प्रिपेयर कर रही होती है। और वो सोच रही होती है कि प्रिंस इतने एंग्री तो नहीं हुए जितना उन्हें होना चाहिए था। पर प्रिंस को देख के ऐसा लग रहा है कि वो कभी भी फट जाएंगे, ऐसा वो मन में सोच रही होती है प्रिंस को देख के। और यहाँ पे प्रिंस बहुत क्यूट लग रहा होता है ऐसा एक्सप्रेशन बना के। और वो प्रिंस को चाय दे के बोलती है एंजॉय। फिर प्रिंस उसे कहते हैं मुझे ये क्लियरली याद है कि तुमने मुझे कल भी कुछ पिलाया था। तो युआन बोलती है कि हाँ मैं एक फेलिस हूँ, तो मैंने आपको एक दवाई दी थी जो आपके सिम्टम से मैच करती है। तो वो प्रिंस बोलते हैं कि तो ये क्या, ये बकवास चीज़ पीने से क्या मेरी मेमोरी वापस आ जाएगी। तो युआन कहती है बात को पलटते हुए कि मैंने सुना है कि आपको रात में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और पर हाँ इन्हें सभी ठीक लग रहे हैं। तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है। और युआन कहती है कि जब पेन चला जाता है, थोड़ा बैठ जाता है, तो जो हिडन डिज़ायर होती है, जो आप करना चाहते हो, वो बाहर आने लगती है। और ये सारी डिज़ायर आप मुझ पे निकालोगे तो आपको स्लीप होने में, सोने में बेटर लगेगा। तो प्रिंस उसे बोलते हैं बकवास बंद करो, और चाय को देखने लग जाते हैं। और तो युआन बोलती है अगर आपको प्रूफ जानना है तो इसे पी लीजिए। तो प्रिंस चाय को लेते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, मैं सिर्फ जानने के लिए कर रहा हूँ। और वो उसको झट से पी लेते हैं। और प्रिंस बोलते हैं कि अब मैंने पी लिया, अब क्या। तो युआन उनके पास आने लगती है और वो युआन प्रिंस के ज़्यादा ही क्लोज आ जाती है। और प्रिंस उसे हैरानी से देख रहे होते हैं। और वो प्रिंस का दर्द अपने में ले लेती है जिससे उसे दर्द स्टार्ट होने लग जाता है। बट प्रिंस उसे धक्का मार देते हैं और गुस्सा करने लग जाते हैं कि ये क्या कर रही हो। तो युआन उन्हें बोलते हैं कि याद कीजिए मेरी प्रिस्क्रिप्शंस क्या है। मैंने आपको बताया था ना, मेडिसिन तभी काम करती है जब आपको किसी दूसरे ह्यूमन
के साथ आप होंगे तभी, यानी कि उनकी गर्माहट जब आपके पास होगी। और प्रिंस थोड़े शर्माने लगते हैं और वो बताते हैं कि ये मेरी प्रिस्क्रिप्शंस है और तभी तो आपको हाइनेस को थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ रहा होगा, थोड़ा आराम मिल रहा होगा। और वो प्रिंस को कहती है कि इस बार ज़रूर याद रखना। और प्रिंस बोलते हैं क्या बकवास। ये सब बोलते वक्त ही वो लेट जाते हैं, यानी कि बेहोश हो जाते हैं। और दूसरी ओर युआन को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और वो साइड में बिस्तर में चादरों को पकड़ी होती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। और वो चिल्ला रही होती है क्योंकि प्रिंस का सारा दर्द उसने ले लिया होता है। दूसरी ओर प्रिंस का सारा दर्द लेने पर प्रिंस बहुत ज़्यादा पीस में सो रहे होते हैं और उनके जो स्कार्स हैं वो भी गायब हो चुके होते हैं और वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहे होते हैं। और युआन काँप रही होती है दर्द की वजह से और सोचती है कि आपको वैसे भी याद नहीं रहेगा ना लास्ट नाइट या ये। और युआन बोल रही होती है कि मैंने आपका सारा दर्द अपने में ले लिया है और ताकि आप चैन की नींद सो पाएँ। ये सब उसने लास्ट नाइट किया था। और जब प्रिंस को रिलीफ मिल गया और वो सो गए तब वो उठी और जो ब्लड बिस्तर पे फ्लोर पे पड़ा हुआ था वो उसने शीट पे लगा दिया था और ये वेडिंग नाइट का प्रूफ बन गया। और वो बताती है लेकिन वो सिर्फ एक ही रात का पेन झेल सकती है क्योंकि ये पेन अनबेरेबल होता है, जो सहन नहीं होता और उसे बहुत दर्द होता है। और वो बोलती है लेकिन कैसे भी करके मुझे इसको झेलना होगा क्योंकि मुझे वापस दोबारा वहाँ नहीं जाना उस हेल में। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है और मेड्स को दिखाया जाता है जो बात करते हैं कि लास्ट नाइट भी वो लोग साथ थे, ऐसा लगता है प्रिंस उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है। और वो बात कर रही होती है कि कितना एम्बैरेसिंग है, वो हमेशा हर नाइट साथ में रहते हैं और हमेशा हंसने की आवाज़ आती है और वो सोते तो हैं ही नहीं। तो ये सारी बात सुन के प्रिंस का रिएक्शन बहुत ज़्यादा देखने लायक होता है, उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता है। और प्रिंस सोच रहा होता है कि मुझे लास्ट नाइट का कुछ याद भी नहीं है और ना मुझे दर्द हो रहा। और वो सोच रहा होता है प्रिंस के मेडिसिन जो है वो वर्क कर रही है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि मुझे ह्यूमन की गर्माहट की वजह से पेन का रिलीफ मिल रहा है और वही असरदार है। और वो बात याद करने लगता है जो युवान ने बोली थी कि जब आपका दर्द ख़त्म हो जाता है तो आपकी ह्यूमन डिज़ायर किसी पे निकलते हैं। और प्रिंस सोचते हैं कि वो सच बोल रही थी या झूठ, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि इतनी पैशनेट नाइट मुझे याद नहीं है लेकिन मेरे अराउंड सबको याद है। और तभी प्रिंस की नज़र विंडो पे जाती है जहाँ से वो युआन को देखते हैं और वो युआन को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। तो प्रिंस बटलर से पूछते हैं कि वो क्या कर रही है, तो बटलर उसे प्रिंस को बताते हैं कि वो गार्डन को सही करना चाहती है। तो प्रिंस बोलता है पर ये कार्ड मेड का है। बटलर बोलते हैं हाँ बट। तो प्रिंस उसे डांटने लग जाते हैं बटलर को कि तुम अपने सर्वेंट से कुछ काम नहीं करवा रहे हो क्या। और बटलर कहता है सॉरी सॉरी। तभी युआन देखने लग जाती है विंडो से और प्रिंस भी उसे देख रहे होते हैं, बट वो जल्दी से कर्टेंस को बंद कर देते हैं। तो बटलर हैरान हो जाता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और वो विंडो को बंद करके बोलते हैं कि उसको बता देना मैं सो रहा हूँ। और बटलर कहता है क्या, हाँ ठीक है ठीक है। फिर वो उस बटलर को प्रिंस जाने के लिए बोल देते हैं और फिर बटलर जाते वक्त सोच रहा होता है कि किसको बताना है। दूसरी ओर हमें युवान के घर के बारे में बताया जाता है जो उसका स्टेट है। वहाँ पे कुछ चेंज नहीं होता है, अभी भी मेड वैसे हैं, सारे काम वैसे ही होते हैं, पर अंदर से सब कुछ अलग होता है। जो क्लाइंट्स होते हैं वो ड्यूक से डिमांड कर रहे होते हैं कि कहाँ है वो मेडिसिन, अब तुम हमें क्यों मेडिसिन नहीं दे रहे हो। और काउंट बहाने बना रहा होता है कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो वो बोल रहे होते हैं कि तुम्हें शक्ल देख के बिल्कुल नहीं लग रहा कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है। वही सारे लोग मिलके बोलने लग जाते हैं कि तुम हमें ठीक क्यों नहीं कर रहे हो। और वो सारे लोग अपनी प्रॉब्लम बताने लगते हैं, किसी की बेटी की तबीयत ख़राब होती है, कोई लॉन्ग टर्म बीमारी से जूझ रहा होता है, लेकिन उन्हें सॉल्यूशन नहीं दे रहा होता है काउंट। और वो सारे लोग काउंट से बोल रहे होते हैं इतने पैसे हमने तुम्हें दिए हैं, तुम हमें वो वापस करो। तो काउंट बोलता है कि काम डाउन हो जाओ, काम डाउन हो जाओ, मैं ज़रूर आगे आपकी हेल्प करूँगा। तो काउंट बहाने लगाने लग जाता है कि उसे बहुत सारी अकेडमियों से वो आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि आप हमारे यहाँ पे सिखाने आ जाओ, और इम्पीरियल फैमिली ने उसे दवाइयाँ बनाने के लिए बोला है कॉमनर्स के लिए। वो ये सारे बहाने बनाने लगता है और काउंट बोलता है कि इन सारी चीज़ों की वजह से मैं तो खाना भी नहीं खा पा रहा हूँ। तो सारे लोग देख के मुंह बना रहे होते हैं, जब सबको लग ही रहा है कि ये झूठ बोल रहा है। तो काउंट एक्टिंग करने लगता है कि कोई दवाई बनाना इतना कुछ ईजी काम नहीं है, एक दवाई बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और काउंट बोलता है कि भले ही तो मुझे गोल्ड दे रहे हो, पर तुम्हें पता है कि कितना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का
पैसा लगता है, मतलब आने जाने का कितना ज़्यादा पैसा लगता है। और काउंट इसी तरह और सारे बहाने मारता है और रोने धोने का नाटक करता है। तो वो सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहे हैं, बस हम बोल रहे हैं कि तुम हमें इतने टाइम से मना कर रहे हो। तो काउंट जल्दी से बोलते हैं, मुझे पता था कि आप लोग मुझ पर ट्रस्ट ज़रूर करोगे, प्लीज़ थोड़ा और वेट कर लो, अभी आप लोग चले जाओ जब तक। दूसरी ओर काउंट बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठा होता है उनके जाने पे और बोलता है कि युआन बदतमीज़ है एक नंबर की, और उसे गालियाँ देने लगता है और बोलता है कि वो अभी तक नहीं आई है, उसकी वजह से मेरा कितना लॉस हो रहा है। और वो बोलता है कि इतनी सारी जगह छोड़ के वो वहाँ क्यों गई है, एक ड्रीथोन मतलब गद्दी से उतरा हुआ प्रिंस जो मॉन्स्टर है उधर कैसे सरवाइव करेगी। बल्कि उसे कोई फिक्र नहीं होती वो सरवाइव करे या ना करे, वो बस चाहता है कि युआन उसके पास आ जाए और वो ऐसे ही पैसे कमाता रहे। और जो काउंट की बीवी होती है वो बोलती है कि 3 दिन तो ऑलरेडी हो चुके हैं, और वो बोल रहे होते हैं कि हमारे फैमिली के लिए शर्म की बात होगी। तो जो काउंट होते हैं वो बोलते हैं कि बस वो एक बार वापस आ जाए, मैं उसे पे करूँगा, इस बार मैं उसे ज़रूर पैसे दूंगा। तो जो काउंट का बेटा होता है वो कहता है कि सही तो है जो चली गई, वो वैसे भी मुझे बहुत गुस्सा दिलाती थी। और वो जो बेटा होता है वो बोलता है कि भले ही वो गद्दी से उतरा हुआ प्रिंस है, लेकिन वो जिस टेरिटरी में रहता है वो टेरिटरी तो उसी से बिलोंग करती है, और वो एक रॉयल ब्लड भी है। और अगर उसके पास इतने पैसे हैं तो वो ज़रूर युआन को देगा, और युआन की वजह से हम इम्पीरियल फैमिली से क्लोज भी आ सकते हैं, है ना रजीना। वो ये सब बकवास करने लग जाता है। काउंट बोलता है इन सबको कोई कैसे समझाए, इस लड़की की पावर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और वो सोच रहा होता है कि अगर वो वापस नहीं आई तो क्या होगा। तो हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा बिना उसके पैसों से। और वो बोलता है जो पावरफुल लोग हैं इतने साल से वो वेट कर रहे हैं स्पेशल अपॉइंटमेंट का, वो सब तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। और ये सब सोच के काउंट डर रहा होता है बहुत ज़्यादा। जो काउंट की बीवी होती है काउंटेस, और युआन की जो आंटी होती है वो कहती है सही तो है, हमें उसकी शादी नहीं करवानी पड़ी और उसे डाउरी भी नहीं देनी पड़ी, जैसे रियल नॉवेल्स को सब देते हैं। और रेजिना बोलने लग जाती है कि उसने तो डिब्यूट भी नहीं करा था हाई सोसाइटी में। और जो आंटी होती है वो कहती है कि कितना सही रहेगा अगर वो डाउरी में हमारे लिए लैंड लेके आएगी। और वो ये भी कह रही होती है कि किसी नॉवल के थर्ड सन को युआन पसंद भी आई थी। और रेजिना हैरान होकर चिल्लाने लगती है, बोलते हैं कि ये कब हुआ, आपने मुझे बताया नहीं, उसको कोई कैसे पसंद कर सकता है। और वो लोग यही बात कर रहे होते हैं, फिर काउंट चिल्ला के बोलता है चुप रहो तुम सब। जो काउंट का बेटा होता है वो कहता है आपको क्या हो गया पापा, आप उस लड़की को निकाल के खुशी नहीं मिल रही क्या। और काउंट बोलता है अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। काउंट बोलता है गुस्से में प्रॉफिट। और ये काउंट चिल्ला के बोलता है तो काउंटेस बोलती है कि तुम उस लड़की के लिए हम पे क्यों चिल्ला रहे हो। और काउंटेस कहती है कि वैसे भी वो मर ही जाएगी, उसका पति एक मॉन्स्टर टाइप का ही तो है। और काउंटेस बोलती है वैसे भी वो डर ही जाएगी अपने मॉन्स्टर पति को देख के, तो वो आ ही रही होगी रेंगती रेंगती यहाँ पे। नेक्स्ट सीन में हमें कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है जहाँ पे काउंट ऐसे ही लेटे हुए होते हैं। तो काउंटेस्ट आती है रजीना के साथ और बोलती है कि काउंट को उठो और कुछ करो, इतने सारे लेटर्स आ रहे हैं हमारे हाउस के लिए, हमें पैसे कमाने होंगे। तो काउंट बोलता है चुप रहो। और रजीना गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है कि मैं आपकी मदद कर दूंगी आपके बिजनेस में, उस कौवे से तो अच्छा है वही। और रजीना बोलने लग जाती है कि मैं उससे बहुत अच्छा काम करूंगी और मेरी हैंड राइटिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है उससे। और लेकिन काउंट सुन नहीं रहे होते तो वो बार बार बोल रही होती है फादर फादर। और काउंट फिर भी नहीं सुनते तो वो गुस्से से चिल्ला के बोलती है फादर। और रजीना बोलने लग जाती है कि अब वो चली गई है तो उसकी जगह असिस्टेंट मैं बन जाऊंगी, वैसे भी मैं भी तो हाफ ब्लड हूँ। और वो बस गुस्सा करी जा रही होती है कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, वो सिर्फ गलतियाँ निकाल ही रही होती है। तभी काउंट रजीना को बोल देते हैं जाओ यहाँ से। और रजीना को ये सुन के गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से बोलती है क्या बोल रहे हो आप। और वो काउंट बोलते हैं कि जाओ यहाँ से। और गुस्से से उसका चेहरा ऐसे हो जाता है जो कि देखने लायक होता है। और रजीना गुस्से से जा रही होती है और वो सोच रही होती है कि युआन वो कौवा अब यहाँ पे नहीं है, अब उसका सारा कुछ मेरा है फाइनली। तभी एक मेड के सामने वो आ जाती है और वो मेड बताती है कि एक लेटर आया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है और वो ट्रिलोनी स्टेट से आया है। ये सुनते ही रजीना उससे ले लेती है वो लेटर। और रजीना हैरान हो जाती है क्योंकि उस लेटर में लिखा होता है कि वो एक मैरिज प्रपोजल है, वो भी युआन के लिए। और रजीना सोचने लग जाती है कि अच्छा है अभी वो यहाँ नहीं है, वरना मदर को पता चलता कि उसके लिए एक प्रपोजल आया तो मदर बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि फादर भी सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं।
और यजिन और वो युआन को याद करते हुए बोलती है कि उसके लिए मैरिज का प्रपोज़ल आ गया, जबकि उसने अभी तक डेब्यूट भी नहीं किया। और ये सोच के ही रजीना को गुस्सा आ जाता है। जेलिसी से वो बहुत गुस्से से लाल हो रही होती है और वो सोच रही होती है कि ये मैरिज प्रपोज़ल तो मुझे मेरे लिए आना चाहिए, उसके लिए क्यों? और वो बोलती है कि लेकिन इसे मैं अपने लिए बना लूँगी। मैं एक रिप्लाई लिखती हूँ उनको और वो सोचती है कि अगर मैं लेटर में उसके खिलाफ़, युआन के खिलाफ़ एक रूमर लिखूँगी तो शायद उसकी शादी कैंसिल हो जाएगी और जिसने उसका प्रपोज़ल भेजा है वो उससे शादी कर लेगी। और वो इविल स्माइल के साथ सोच रही होती है और मैं इंपीरियल फैमिली के बैकवेंट में भी जा सकती हूँ। और वो सोचती है कि तब फादर मेरी वैल्यू भी समझ लेंगे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कोई क्लाउड को पुकार रहा होता है और जो उसे उठा रहा होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हें पता था ना मैं आने वाला हूँ, फिर भी तुम ऐसा ड्रामा कर रहे हो, जल्दी से उठो। और प्रिंस का एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा देखने लायक होता है और इस पर्सन का नाम होता है लेंसलॉट लीव लेंसेलॉट रीव इस पर्सन का नाम होता है। और ये पर्सन मार्क्वेस का सेकंड सन है और क्लाउड का बचपन का दोस्त यानी कि प्रिंस का। और प्रिंस बोलते हैं कि मैंने तुम्हें कभी नहीं बुलाया, तुम ही इनवाइटेड आए हो, जल्दी से जाओ यहाँ से। और वो बोलता है कि अगर तुमने एक न्यू वाइफ ली है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि आईडी तो मुझे भेजेगा ही। और वो बोल रहा होता है कि बहुत सारे रूमर्स भी है कि तुम्हारी नाइन वाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो मुझे उससे मिलना था। और ये सुन के प्रिंस मुंह बनाने लगता है, बोलता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गया तुम्हारे प्रूफ की वजह से, जो कि मैं रॉयल फैमिली ने भी एक्सेप्ट किया। और वो बोलने लग जाता है वो तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो प्रिंस उसे ये सब सुन के मुंह बनाने लग जाता है। आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ज़रूर से, ओके, भूलना मत।